बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। Assalamu alaikum. In this video, I will discuss the concept of bank reconciliation, the basic concepts and the basic mechanics. बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो हम इंशाल्लाह डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशंस, द रिलेशनशिप ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस इन कंपनीज बुक्स, वो हम डिस्कस करेंगे कि एक ही रिकॉर्ड है जो कंपनी के पास मेंटेन हो रहा है, वही रिकॉर्ड बैंक के पास भी मेंटेन हो रहा है। तो इन दोनों रिकॉर्ड्स में ऑब्वियसली बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि नीड ऑफ रिकन्सिलिएशन क्या है, यानी रिकन्सिलिएशन की नीड आती कब है, जब डिफरेंसेस दोनों में आ जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेजर कॉजेज़ एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिकन्सिलिएशन कॉजेज़ के बाद, और फिर हम एक प्रोसीजरल डिटेल डिस्कस करेंगे कि अब हम इन दोनों को रिकन्साइल कैसे करते हैं। तो नीड ऑफ रिकन्सिलिएशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और न्यूमेरिकल एग्जांपल भी हम एक सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो मैंने एरिया प्रिपेयर किया है वो कंपनी रिकॉर्ड्स हैं, यानी कंपनी बुक्स हैं, और एक एरिया है वो बैंक रिकॉर्ड्स हैं या बैंक के बुक्स हैं। तो मिसाल के तौर पे एक मिस्टर अली हैं, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस अपना रन कर रहे हैं, और उन्होंने एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया है। तो हम बैंक का नाम अज्यूम करते हैं कि ABC बैंक है, उसमें बैंक का उन्होंने अकाउंट ओपन करवाया है, और मिस्टर अली का अकाउंट बैंक ने ओपन करना है। यानी ये ABC बैंक है, उसके पास भी मिस्टर अली साहब का कुछ अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा, और कंपनी बुक्स में आप बैंक अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो लेट सपोज हम स्टार्ट में डिस्कस करते हैं कि कंपनी रिकॉर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो जब आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में तो कंपनी के लिए वो एसेट होगा, यानी बैंक के लिए, यानी जो बैंक अकाउंट है वो कंपनी का एसेट है। क्यों एसेट है जी? कि हम इससे पेमेंट्स कर सकते हैं, ये हमारा कैश के इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, जब अब इसको हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में रिपोर्ट करते हैं बैंक अकाउंट को, तो हम करंट एसेट की में सेक्शन में इसको रिपोर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने हम एक केस बनाते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ को अज्यूम करेंगे और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं हम बिटवीन दीज टू जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो सबसे पहले जब बैंक ने डिपॉजिट कर, यानी मिस्टर अली ने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, तो वो डिपॉजिट लेट सपोज 50,000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट करवाए हैं मिस्टर अली साहब ने। तो 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट हो गए हैं। लेट मी डू सम फॉर्मेटिंग। जी, तो ये 50,000 आपने बैंक में डिपॉजिट करवाई, ये आपके लिए एसेट है। लेकिन कंपनी रिकॉर्ड्स में जब ये पैसे रिसीव होंगे तो कंपनी के लिए ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने आपको पे करना है। तो कंपनी इसको डिपॉजिट के नाम से आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगी। तो देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन है कि यहाँ आपने 50,000 डिपॉजिट करवाया, ये आपके लिए एसेट है, और ये बैंक के लिए, यानी बैंक ने आपके नाम से अकाउंट ओपन कर लिया, ऑब्वियसली उसका वो नंबर भी अलॉट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको 0 1 2 3 एक नंबर असाइन कर देते हैं जो अकाउंट नंबर कहलाता है, ये आपको उन्होंने असाइन कर दिया, तो उस बैलेंस को उन्होंने क्रेडिट कर दिया जी। तो ये दोनों अकाउंट जो हैं वो ओपन हो गए हैं। अब रिकन्सिलिएशन की नीड क्या होगी जब डिफरेंस आएगा? अभी तो डिफरेंस ही कोई नहीं है, यानी कंपनी अकाउंट्स के अंदर 50,000 रुपये शो हो रहे हैं और बैंक अकाउंट भी 50,000 शो कर रहा है। यानी कंपनी अकाउंट का मतलब ये है कि कंपनी ने बैंक से 50,000 लेने हैं और
बैंक रिकॉर्ड्स में कि बैंक ने कंपनी को 50,000 देने हैं, तो इनके लिए ये एसेट है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ये एसेट है, ठीक है, और इनके लिए ये लायबिलिटी है, ठीक है जी। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए जी। इसके बाद हम कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो बैलेंस है इसका क्या इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कस्टमर से चेक वसूल किया, और जब आपने कस्टमर से चेक वसूल किया तो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है। तो जब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो आपने एंट्री पास कर दी, चेक डिपॉजिटेड। लेट सपोज 5,000 रुपीज का चेक था जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन वो चेक अभी बैंक के पास पहुंचा नहीं है, या अगर पहुंचा भी है तो आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया गया क्योंकि वो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, अब होगा क्या प्रोसीजर? ये जो चेक आपने बैंक को भिजवाया है कि हमारे अकाउंट में ऐड कर दे, ये चेक जाएगा उस रेलिवेंट बैंक में जिसके नाम पे जिसका ये चेक होगा। फॉर एग्जांपल, वो XYZ बैंक है, तो ABC बैंक XYZ बैंक से कोऑर्डिनेट करेगा जो भी प्रोसीजर है और उस चेक को क्लियर करवाएगा। तो इस प्रोसेस में कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, कुछ टाइम लैग होता है, और मे बी पॉसिबल के मंथ एंड के ऊपर, लास्ट डेट के ऊपर ये ट्रांजैक्शन हुई थी, तो 30th को या मंथ एंड के ऊपर ये अभी क्लियर नहीं हुआ चेक। तो आप देखें कि आपके अकाउंट में और बैंक के अकाउंट में डिफरेंस क्रिएट हो गया। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन हम और लेते हैं कि आपने किसी को पेमेंट करनी थी, आपने सप्लायर को पेमेंट करनी थी, तो आपने अपना चेक काट के उस सप्लायर को इशू कर दिया, यानी आपने चेक इश्यू कर दिया। लेट सपोज आपने 7,000 का चेक एक सप्लायर को इशू किया। जब 7,000 का सप्लायर चेक आपने सप्लायर को इशू किया तो सप्लायर क्या करेगा? हो सकता है कि सप्लायर बैंक में वो चेक प्रेजेंट ही ना करे, एक केस तो ये हो सकता है, लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि वो चेक अपने अकाउंट में जमा कराए सप्लायर, और फिर वो वाला जो बैंक है वो आपके बैंक से कोऑर्डिनेट करे। तो इसमें भी एक टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो आपके अकाउंट से पैसे नहीं रिमूव हुए, ठीक है जी। तो इस फीचर को ये नहीं, आपने जो चेक डिपॉजिट करवाया था ये कहलाता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट यानी डिपॉजिट इन ट्रांजिट से मुराद ये है कि ये अभी क्लियरेंस के अंदर है, इन ट्रांजिट। और ये जो चेक है जो कि आपने इशू किया हुआ है अपने सप्लायर को और जो बैंक में भी प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इसको आप आउटस्टैंडिंग चेक भी या अनप्रेजेंटेड चेक भी कह सकते हैं, या अनक्लियर्ड चेक भी कह सकते हैं। ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो अल्टरनेटिवली यूज होती हैं, तो इसको हम फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग चेक कह सकते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक से मुराद वो चेक्स हैं जो आपने इशू तो कर दिए हैं, लेकिन अभी आपके सप्लायर ने, जिसको आपने पेमेंट करनी थी, उसने आपके अकाउंट से रिमूव नहीं करवाया। तो देखिए ना, अब आपके अकाउंट में और बैंक अकाउंट में डिफरेंसेस आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। एक डिफरेंस हम और ले लेते हैं, वो ये डिफरेंस ले लेते हैं जी कि फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपने एक चेक इशू किया या आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करवाए, ठीक है। जब पैसे विड्रॉ करवाए तो आपने बैंक को क्रेडिट किया, विड्रॉल विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। लेट सपोज आपने 1,000 रुपीज विड्रॉ करवाए, ठीक है। तो आपने जब 1,000 रुपीज विड्रॉ कराए तो बैंक ने आपका अकाउंट डेबिट करेगा, ठीक है। तो आपने 1,000 की जगह पे उसको 100 लिख दिया, गलती से अकाउंटेंट ने 1,000 की जगह पे, विड्रॉ आपने 1,000 ही करवाए हैं, लेकिन जो बैंक, जो आपके अकाउंटेंट ने उसकी आपके कंपनी बुक्स के अंदर जाके बैंक में से 100 रुपीज को क्रेडिट किया, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट से
1000 रुपीज ही माइनस किए। अब देखिए इसमें जो ट्रांजैक्शन थी इसमें एरर हो गया। आपके अकाउंट में से 100 रुपीज, यानी आप समझ रहे हैं कि फिजिकली तो 1000 रुपीज निकला है, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड किससे किया? 100 से। ये एरर हो गया। इस एरर की वजह से भी आपके अकाउंट में, यानी आपकी कंपनी बुक्स में और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ सकता है या आ जाता है। तो देखिए ना, हम कॉजेस की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम रिकंसिलिएशन भी करेंगे, लेकिन अभी हम ये सिर्फ डिफरेंस आइडेंटिफाइड करने के क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, ये तो कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो कि कंपनी बुक्स के अंदर हुई और उसका इफेक्ट बैंक बुक्स में या तो नहीं गया या डिफरेंट गया। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी करेंगे जो कि बैंक में होंगी, लेकिन उसका ताल्लुक या उसका इंफॉर्मेशन आपको अभी नहीं पहुंची है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर था जो आपके बैंक अकाउंट में जाके डायरेक्टली पैसे जमा करवा के चला गया, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, आपने एक कस्टमर से पैसे वसूल करने थे, उस कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, लेट्स सपोज 4000 रुपीज वो जमा करवा दिए। लेकिन 4000 रुपीज जब जमा हो गए तो आपको अभी इंटीमेट नहीं हुआ। जब इंटीमेट कब होगा जी? जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। जब बैंक स्टेटमेंट आएगी तो आप टैली करेंगे, जी मेरे अकाउंट में तो पैसे ऐड हुए हुए हैं। जब ऐड हुए थे तो आप अपने पास उसको रिकॉर्ड करेंगे। यानी एक ट्रांजैक्शन बैंक में अकर हो गई है, लेकिन आपके पास नहीं अकर हुई। अच्छा, होता यह है कि आपने बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लिख के दी होती हैं कि भाई महीने की 5 तारीख को मेरे मकान का रेंट आप मेरे अकाउंट से पे कर दें, या मैंने कोई गाड़ी लीज पे करवाई हुई है या कंपनी ने कोई गाड़ी लीज पे करवाई हुई है, तो उस कंपनी के जो लीज का रेंटल है वो बैंक से महीने की 5 तारीख को पे ऑफ हो जाना चाहिए। यानी एक ऑफिस का रेंट, जो बिजनेस के ऑफिस का रेंट है, वो बैंक से पे हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाते हैं जी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, तो ये है जी लेट सपोज पेड मंथली रेंट। ठीक है जी, तो ये लेट सपोज 12,000 का मंथली रेंट आपने आपके बैंक अकाउंट से रिमूव हो गया। लेकिन अभी आपको, चूंकि आपके अकाउंट में अभी या आपके बुक्स के अंदर इसका इफेक्ट नहीं आया, वो कब आएगा? जब आप बैंक स्टेटमेंट लेके आएंगे, आप इसको रिकंसाइल करेंगे तो देखिए डिफरेंसेस आना शुरू हो गए इधर भी। ठीक है, अच्छा, बैंक के एंड के ऊपर बाज़ औक़ात कुछ चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपके जैसे चेक बुक के चार्जेस होते हैं, या आपके मिसाल के तौर पे आपने कोई और सर्विस ली हुई है बैंक से, SMS सर्विस ली, तो आपके अकाउंट से क्या होता है? पैसे रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, बैंक चार्जेस। और वो आपको लेट सपोज 400 के चार्जेस आपसे रिमूव हो गए। तो अब देखें कि आपके अकाउंट से पैसे रिमूव भी हो रहे हैं, ऐड भी हो रहे हैं, लेकिन आपके जो कंपनी बुक्स के अंदर उसका इफेक्ट नहीं है। तो इन तमाम चीजों को डिफाइन करने का मतलब यह था कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कंपनी रिकॉर्ड्स में तो रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन उनका इफेक्ट बैंक रिकॉर्ड्स में नहीं आता। और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो बैंक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन उसका इफेक्ट कंपनी रिकॉर्ड्स में नहीं आता। तभी हमारे दोनों रिकॉर्ड्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि हमें रिकंसाइल करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और होती है, यहां पे टर्म समझिएगा, यहां कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं कि बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा जब आपका अकाउंट बढ़ेगा, और बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करेगा जब आपका अकाउंट कम होगा। तो इसके लिए बैंक डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो इशू करता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको बाज़ औक़ात क्वेश्चंस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आपको अगर ये चीज़ें रिवाइज करनी है, आप वीडियो को बैक करके पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस जगह पे कोई इफेक्ट आ चुका है,
दोबारा इफेक्ट वहां पे नहीं दिखाएंगे। यानी अब देखिए ना, ये चेक डिपॉजिटेड का इफेक्ट यहां पे आ चुका है, कहां पे नहीं आया, यहां पे नहीं आया, तो चेक डिपॉजिटेड को हम यहां पे इफेक्ट दिखाएंगे, और यहां पे कोई इफेक्ट आ गया है तो उसका इफेक्ट यहां पे दोबारा नहीं दिखाएंगे, उसका इफेक्ट यहां पे दिखाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन प्रोसीजर है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड रखते हैं और इसका जरा बैलेंस कंप्यूट करें जी, कि क्या बैलेंस आना चाहिए। तो देखिए ये 55 का ये डेबिट हुआ है, 55,000 से डेबिट हुआ है, और 7,100 से ये क्रेडिट हुआ है। यानी अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो 55,000 माइनस 7,100, तो आपके लिए 47,900 का बैलेंस होगा, 47,900 का बैलेंस होगा एज पर कंपनी रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये बैलेंस आप कंप्यूट कर लीजिएगा इजीली, डेबिट क्रेडिट को आपने जस्ट माइनस ही करना है। तो ये बैलेंस मैं यहाँ पे, बल्कि इसको मैं कलर ब्लू करता हूं ताकि ये आइडेंटिफाइड हो जाए। ठीक है, तो ये बैलेंस आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप अपने जो बैंक में जाएंगे तो बैंक में आपके अकाउंट में कितने पैसे शो हो रहे हैं जी, तो ये 54,000 से क्रेडिट हुआ है जी, और 54,000 से क्रेडिट होने के बाद ये 13,400 से डेबिट हुआ। तो 54,000 से ये क्रेडिट हुआ है और 13,400 से ये डेबिट हुआ, तो ये 40,600 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, 40,600 का। तो ये आप कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अब देखिए आपके पास बैलेंसेस कंप्यूट हो गए हैं जी, कि मंथ एंड के ऊपर आपके पास बैलेंस क्या शो हो रहा है, 47,900, जबकि यहां पे शो हो रहा है 40,600। इसको आप डबल चेक कर लीजिएगा, यानी ये 13,400 माइनस किया है आपने 54,000 में से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये दोनों बैलेंसेस आपके पास रिपोर्ट हो गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहां पे कर लूं, ये ताकि एक जगह पे आ जाए। दोनों बैलेंस आपके पास सामने आ गए। अब आपके पास डिफरेंस है। ठीक है, अब डिफरेंस को आपने करना है रिकंसाइल। तो उसके लिए हम बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए इसका प्रोसीजर देखते हैं जी क्या बनेगा। आपने हेडिंग डाल दी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, और हम डेट अज्यूम कर लेते हैं कि ये 31 दिसंबर 2019 की डेट आ गई थी। ठीक है जी, और कंपनी का नाम आप लिखते हैं बेसिकली यहाँ पे मिस्टर अली, या कोई बिजनेस का नाम होगा तो वो मिस्टर अली का ही नाम लिखते, ताकि अभी बिजनेस का नाम हमें क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, तो आप कंपनी का नाम ही लिखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे अपने दो कॉलम बनाने हैं, एक कंपनी रिकॉर्ड होगा और एक बैंक स्टेटमेंट होगी। तो सबसे पहले आपने रिपोर्ट करना है बैलेंस, कि अब बैलेंस क्या, और ये क्लोजिंग बैलेंस होगा जी जो आपने भी कंप्यूट किया है। तो कंपनी रिकॉर्ड के अंदर जो बैलेंस आ रहा है जी वो 47,900 आ रहा है, और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है जी 40,600। ये दोनों बैलेंसेस आपने रिपोर्ट कर देने हैं। अच्छा, अब देखें हम आइटम वाइज ट्रांजैक्शंस जो हमने की हैं वो उठाएंगे, और उसको हम जहां पे इफेक्ट नहीं आया होगा वहां पे उसका इफेक्ट दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल अब यहां से शुरू करते हैं जी इसको, चेक डिपॉजिटेड, तो इसको हम करेंगे। अच्छा, अब देखिए आपने अपने अकाउंट को इंक्रीज कर लिया था, लेकिन ये इंक्रीज बैंक में नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, तो क्या करेंगे, ऐड, ये किस कॉलम में ऐड करना है, बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में ऐड करना है, ऐड डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनक्लियर्ड चेक्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास चेक्स आ गया, ये आपने यहां पे ऐड कर देने हैं, दिस इज अमाउंट ऐड। यहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। चले, क्योंकि कंपनी रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया था। अच्छा, इसके बाद देखें चेक इश्यूड। ठीक है, चेक इश्यूड आपने किए हैं 7,000 के। जब चेक इश्यू हो गए हैं तो आपने अपने अकाउंट को रिड्यूस कर लिया, आपने अपने बुक्स में से अकाउंट बैलेंस को माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में ही माइनस नहीं हुए, तो बैंक में माइनस कर देंगे, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये आप माइनस कर दें 7,000 से। ठीक है, लेट मी फॉर्मेट दिस।
चलिए नेगेटिव को हम इसमें से रेड से शो कर देंगे, ये नेगेटिव हुआ है, ताकि आपको फिगर आइडेंटिफाई कि नेगेटिव हुई है। ठीक है, तो ये हम इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, यहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अब एक देखें एरर हुआ है, यहां से आपने बैंक से कैश विड्रॉ करवाया 1000 रुपीज का, लेकिन आपने कितना रिपोर्ट किया है जी? आपने रिपोर्ट किया है 100। तो आपने कम से रिकॉर्डिंग की है, तो जितने से कम से की है वो आप अपनी बुक्स में से देखें। गलती आपने की है, बैंक ने नहीं की, बैंक ने पूरा उसको 1000 रिकॉर्ड किया, लेकिन आप इसको जाके 1100 क्या करेंगे? अपनी बुक्स में से माइनस कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस जगह पे गलती हुई है वहां सही करना है, या जिस जगह पे इफेक्ट नहीं आया वहां इफेक्ट दिखाना है। तो लेस कर लेंगे जी एरर। तो एरर कितना है? 1000 माइनस 100, दैट इज 900। ये आपने माइनस कर दिया जी। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन है जी, आपने मंथली रेंट पे हुआ है आपके अकाउंट से। अब बैंक ने तो इसको माइनस कर लिया हुआ है, लेकिन आपके अकाउंट से इसको माइनस नहीं किया गया, आपके अकाउंट से इसको माइनस नहीं किया गया, तो आप माइनस कर लेंगे। तो ये मंथ इसमें से लेस कर लेंगे, मंथली रेंट पेड बाय बैंक। ठीक है, तो ये आप अपने अकाउंट में से माइनस करेंगे 12000, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी इसको इफेक्टली, यहां पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा, जहां पे इफेक्ट नहीं आएगा वहां इसको आप नील रिप्रेजेंट कर दें। उसके बाद बैंक चार्जेस है कि आपके अकाउंट में से बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं। ठीक है जी, तो बैंक चार्जेस वो आपके अकाउंट में भी लेस नहीं हुए, तो आप लेस कर लेंगे बैंक चार्जेस 100, ये आपके अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी। और एक अब इफेक्ट रह गया है कि जो आपके अब एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया था आपके अकाउंट में, वो आपके पास रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो वो आप अपने कंपनी अकाउंट्स में ऐड कर लेंगे। तो ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो ये आपने यहां पे जाके ऐड कर लिया 4000। तो देखिए ये जो आपका अकाउंट था, ये जाके इसमें से, अच्छा बैंक चार्जेस सॉरी 100 के नहीं है, 400 के हैं, सॉरी। तो बैंक चार्जेस 400 के हैं, वो हमने माइनस कर दिए हैं। अब जाके देखिए जी कि आपका रिकंसाइल्ड बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको हम कहते हैं एडजस्टेड बैलेंस या रिकंसाइल्ड बैलेंस। तो देखें, आप टोटल करके देखें इन सबको। तो हम टोटल करते हैं जी जनाब, ये देखें, ये आपका बैलेंस अब रिकंसाइल्ड हो गया है, टैली हो गया है, यानी दोनों पार्टीज अपने अपने एंड के ऊपर अगर एरर्स को ठीक कर लें, अगर जो चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की है ठीक कर लें, तो ये बुक्स का बैलेंस ये हो जाएगा। यानी बैंक के पास जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है उसमें भी ये 38,600 आ जाएगा, और कंपनी के पास जो बुक्स मेंटेन हो रही हैं उसमें भी ये 38,600 आ जाएगा। देखिए जी, अब यहां पे ही हम डिस्कस करते हैं कि नीड ऑफ रिकंसिलिएशन क्या है। देखिए, नीड ऑफ रिकंसिलिएशन यही है ना कि अगर ये रिकंसाइल ना हो तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हुई तो है लेकिन उसका इफेक्ट दूसरी पार्टी को आइडेंटिफाइड नहीं है। तो कोई फ्रॉड या कोई ऐसा इशू जो कि लॉस का बायस बन सकता है, वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये बैलेंसेस डिफरेंट होने ही होने होते हैं, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस आता है। एरर्स तो बाज़ औक़ात, जैसे एरर की एग्जांपल है, एरर तो होते ही हैं, एरर्स का तो चांस हमेशा होता है, कंपनी के एंड पे भी होता है और बैंक के एंड पे भी होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जिस जगह पे एरर हुआ है सही भी वहीं पे होगा, पहला। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस जगह पे इफेक्ट नहीं आया वहां पे इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने जस्ट एक क्वेश्चन को खुद क्रिएट करके
हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया है। अब हम एक सिनेरियो हमें दिया हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हम इसको टाइम सेव करेंगे, हम इसका फॉर्मेट वही कॉपी करेंगे जो हमने पीछे बनाया है। लेट मी डू सम वर्किंग। एंड लेट मी डू सम वर्किंग हियर। चलिए जी, हमारे पास ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ इफेक्ट आ चुका है, कहाँ कहाँ नहीं आया है। तो इसके क्वेश्चन को ज़रा रीड करें पहले केयरफुली। ऑन 30 जून 2019, ये क्लोजिंग डेट है जी। अब बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट वर 1500 एंड 2950 रिस्पेक्टिवली। अब देखें डिफरेंस आ गया यहाँ पे। जो कैश बुक है यानी जो आपका बैंक जो कंपनी रिकॉर्ड है उसमें 1500 का बैलेंस आ रहा है और जो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस शो हो रहा है वो 2950 का बैलेंस शो हो रहा है। अब आपका डिफरेंस शुड बी रिकंसाइल्ड। चले जी, द चीफ अकाउंटेंट हैज गिवन द टास्क टू असिस्टेंट अकाउंटेंट टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट नो कैश एम्बेजलमेंट टुक प्लेस। In this regard, the assistant accountant investigated this matter as under। अब देखें डाटा इकट्ठा करेंगे आप कि इशू क्यों आया, तो उस डाटे की इफेक्ट पे आप अपने इन अकाउंट्स को इफेक्ट दिखाएंगे। तो हम ये करते हैं कि हम आइटम वाइज अकाउंट्स को पढ़ते रहते हैं और यहाँ पे इफेक्ट दिखाएंगे ताकि हमारा हम एक दफ़ा क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे दोबारा तो दोबारा इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो हम साथ साथ ही हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट जो है वो इन बैलेंसेस पे शो करते रहते हैं। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। यहां पे हम लिख देते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेट मी सेंट्रलाइज, ठीक है जी। और कंपनी का नाम हमें नहीं दिया हुआ तो वी विल लीव द ब्लैंक। कंपनी नेम चलें ताकि आपको याद रहे कि यहाँ कंपनी नेम आएगा। और डेट हमें दी हुई है जी 30 जून 2019, 30 जून 2019, ठीक है जी, ये डेट आ गई। चलें जी, अब हमने क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट करना है कि क्लोजिंग बैलेंस हमें क्या दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस कंपनी रिकॉर्ड्स के अंदर हमें दिया हुआ है 1500, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 2950। तो थोड़ा सा मुझे फॉर्मेटिंग इसके ऊपर टाइम दें जी। चलें जी, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब हम यहां से रिकंसिलिएशन करना स्टार्ट करते हैं जी। चले जी, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस द बैंक रिसीव डिविडेंड ऑफ 240 ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब देखें ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट समझे। हुआ ये है कि बैंक ने आपके बिहाफ पे कलेक्शन की है, आपके अकाउंट को उसने इंक्रीज कर लिया होगा, लेकिन आपने अपने कंपनी बुक्स में इसका इफेक्ट नहीं दिखाया। तो इसमें आप ऐड कर देंगे डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, ठीक है। तो ये कितना है जी 240 का, 240 का डिविडेंड आपने रिसीव कर लिया। यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, ठीक है। एक टोटल अगर मैं एंड पे कर दूं ताकि रनिंग बैलेंस कंप्यूट होता रहे। अभी तो डिफरेंस है, तो ये एडजस्टेड बैलेंस अभी डिफरेंस है, क्योंकि अभी डिफरेंस है तो ये इसीलिए चलें ताकि रनिंग बैलेंस आपके सामने आता रहे। लें जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 260 वाज डायरेक्टली मेड ऑन द कंपनीज अकाउंट्स बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो फेडरल आपका जो बोर्ड है, जो टैक्स अथॉरिटी है, उसने आपको टैक्स रिफंड दिया है जो कि आपके अकाउंट में ऐड हो गया है। तो ये भी आपने अपने पास ऐड करना है। आपके अकाउंट में तो ऐड हो चुका है ना जी। ऐड टैक्स रिफंड बाय FBR 260, ये ऐड हो जाएगा। यहां पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। नंबर 3,
चेक बुक चार्जेस ऑफ 30 डिडक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट से चेक बुक के चार्जेस डिडक्ट कर लिए हैं। तो डिडक्शन में क्या होगा, माइनस होगा। इसको मैं नेगेटिव को जरा रेड कर दूं ताकि आपको आइडेंटिफाइड हो जाए। यस, लेस चेक बुक चार्जेस, ठीक है। और ये हैं जी 30 रुपीज़ के, 30 ये लेस हो जाएंगे जी। अब देखें साथ साथ मैंने चूंकि ये बैलेंस इसलिए कर दिया ताकि ये हर ट्रांजैक्शन के बाद इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली निकले और आपको ये पता लगे कि बैलेंस में तब्दीली आ रही है, रिकंसिलिएशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिकंसिलिएशन। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक ऑन ड्यू डेट। आपने किसी इदारे की मेंबरशिप ली हुई है, उस इदारे की मेंबरशिप पे आपके अकाउंट से सब्सक्रिप्शन पे करनी होती है, तो वो आप लेस कर देंगे। एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, वो आपके अकाउंट में से पे हो गई है तो इसको 70 को माइनस कर देंगे, ये खत्म हो गई, यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद लोन रीपेमेंट मेड बाय द बैंक, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी होगी बैंक को कि जी आप मेरा ये लोन अदा कर दें, वापस कर दें, तो ये भी आपके अकाउंट में से लेस हो जाएगा। लोन रीपेमेंट, लोन रीपेमेंट 200, ये आपके वहां से माइनस हो गई। अच्छा जी, अ कस्टमर डिपॉजिटेड 1400 इनटू कंपनीज बैंक अकाउंट एज पर इंस्ट्रक्शन मेड बाय द कंपनीज ऑफिशियल्स, ठीक है जी। तो आपने कस्टमर को कहा जी आप मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाके जमा करवा दें, कस्टमर ने आपके अकाउंट में वो अमाउंट इंक्रीज कर लिया, ऐड कर दिया, तो ऐड डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, ये आपके अकाउंट में ऐड हो गया। अब देखें ये चीज़ें इफेक्ट आपके अकाउंट में आना शुरू हो गए हैं, कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं है। तो इत्तेफाक से जो शुरू की चीज़ें थी, ये कंपनी में सारी कंपनी बुक्स में इफेक्ट आना है, क्योंकि बैंक में इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका हुआ है। अच्छा, उसके बाद दो ट्रांजेक्शन आपको और दी हुई हैं कि देखिए जी, अ फर्दर चेक रिवील द फॉलोइंग आइटम्स, चेक विड्रॉन इन फेवर ऑफ कस्टमर टोटल 540 वर अकाउंटेड फॉर इन कैश बुक बट कस्टमर डिड नॉट प्रेजेंट देम एट द मंथ एंड। तो ये जी अनप्रेजेंटेड चेक है, ये हम बैंक में से लेस कर दें क्योंकि हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये यहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और 540 जाके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। वी विल ऐड टू दिस, वी विल लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अ चेक ऑफ 690 डिपॉजिट बाय द कंपनी इनटू बैंक अकाउंट वाज नॉट क्लियर्ड अंटिल 2 अगस्त। अब देखिए ना, मंथ एंड आ गया, मंथ एंड पे आपने डिपॉजिट करवाया होगा। जब मंथ एंड पे डिपॉजिट है तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है क्लियरेंस के लिए, तो ऐड अनक्लियर्ड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट ऑफ चेक, तो ये कितना हो जाएगा जी 690। ले जी, इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट करने के बाद अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूं, करीब ले आऊं बैलेंस को। जो एडजस्टेड बैलेंस है जो आपके अकाउंट में देखें वो रिकंसाइल्ड हो गया, इट मींस ये रिकंसाइल्ड हो गया, ये रिकंसाइल्ड हो गया। तो देखें जी, अगर आप इसको ओवरऑल जायज़ा लें इस पूरे कंसेप्ट का, बैंक रिकंसिलिएशन की एक्टिविटी का, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश है। यानी ऐसा तो नहीं है कि कोई हिडन ट्रांजैक्शन अकर हुई है जो कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड होके आपके डिफरेंसेस को क्रिएट कर रही है। रिकंसिलिएशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है। जब बैंक अकाउंट रिकंसाइल हो जाता है तो इट मीन्स कि देयर इज नो हिडन डिफरेंसेस एंड जस्ट डिफरेंसेस वर ड्यू टू द टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड सम एरर्स जो कि अनअवॉइडेबल बाज़ औक़ात ह्यूमन एक नेचर की वजह से हो सकते हैं।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैंक रिकंसिलिएशन एट माई एंड टुडे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फ्यूचर में मुलाकात होगी। आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि इंशाल्लाह ये इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।